हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। काफ़ी दिनों से मोटिवेटेड, बेस्ड ऑन एजुकेशन, बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन लेक्चर चल रहे थे। सोचा आज इसमें कुछ ऐसा डाला जाए जिससे थोड़ा सा सुनने वालों का मूड भी फ्रेश हो, इसलिए मैंने 2 शायरियाँ इसमें डाली हैं और वो शायरी भी मोटिवेशन से भरपूर है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो अच्छा था कि चलते रहते। चल के गैर के कदमों से तुम कहीं के ना रहे, अपने पैरों से चलते तो चलते रहते। ये शायरी मोटिवेट भी करती है और ये शायरी ये भी बताती है कि जो भी काम करना हो, जो भी इनिशिएशन लेना हो, वो अपने बूते किया जाए, अपने सहारे किया जाए, अपनी क्षमताओं के हिसाब से किया जाए। किसी और को सहारा लेकर जब आप किसी रास्ते पर निकलते हो तो ये खतरा हर वक्त बना रहता है, पता नहीं कब कौन सहारा छोड़ दे। इसलिए बेहतर है अपने कदमों से चलो, अपनी सोच से चलो, ताकि देर तक चलते रहो। जब देर तक चलोगे तो कुछ अच्छा कर गुजर जाओगे, बीच में कोई रुकावट भी नहीं आने की, आएंगी आप उन्हें फेस करोगे। इसलिए अपनी क्षमताओं को समझो और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करो। और अपने हिसाब का मतलब ये कतई नहीं होता कि जो अच्छा लगे वो कर गुजरो। जो लॉजिकल हो, जो लीगल हो, जो मोरल हो, इन तीनों चीजों पे जो खरा उतरे, वो कोई भी सोच जो आपके जहन में आए आप उसे कर गुजरो, उसमें आपको बुलंदी और तरक्की मिलेगी। ये ख्याल है इलीगल ना हो, इमोरल ना हो, इलॉजिकल ना हो, लॉजिक हो उस बात में, तो आप करो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जियो। जब 18 ईयर्स एज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ऑफ मैच्योरिटी कहा, राइट ऑफ वोटिंग दिया, इसलिए दिया क्योंकि इस वक्त पर, इस उम्र पर लोगों में रीजनिंग पावर आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता पैदा हो चुकी होती है, ताकि वो सेल्फ डिसीजन ले सकें। इसीलिए कह दिया कि जब बालिग हो जाएं तो वो अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन, एजुकेशन, अपनी पर्सनल लाइफ के कई पहलू अपनी मर्जी से उन्हें सॉल्व करें। सरकार उन्हें प्रोटेक्ट करती है। ये सारी ड्यूटी जो आप अपने लिए पूरी करते हो और सरकार तुम्हारे इन हकों की प्रोटेक्शन देती है, इसके एवज में सरकार या देश आपसे क्या चाहता है? बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, लेकिन लिखित में जो हमारा दस्तूर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो लिखित में हमें कुछ बातें बताता है कि ये बातें करना आपकी ड्यूटी है। हालांकि और मजे की बात यह है कि ये ड्यूटियां इनफोर्सिएबल नहीं है। दैट इज द लीगल टर्म, ये लॉ का एक टर्म है, एनफोर्सिएबल, जो कानून सरकार बना दे और फिर कहे ये एनफोर्स कर दी कि जो करेगा वो ठीक, जो इनके खिलाफ जाएगा उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। लेकिन ये जो ड्यूटी दे रखी है ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, इनके न करने पर कोई दंड नहीं है। इसलिए आज देश में से लोग कर्तव्यों की डिमांड जगह जगह से करने के लिए उठ खड़े हो जाते हैं। जब उनकी ड्यूटीज की बात की जाती है, जब उनके अधिकारों की बात की जाती है, अधिकार के लिए वो हंगामा खड़ा बर्पा कर देते हैं, और जब कर्तव्य की बात की जाती है तो मुझे नहीं लगता देश की अक्सरियत, ज्यादातर तादाद अपने कर्तव्यों को भूल जाती है, या तो भूल जाती है या जानबूझकर उनका पालन नहीं करती है। क्योंकि आज का लेक्चर 2 तरीके से क्रिएट किया गया है। एक तो इसमें मैंने शायरी का साथ लिया है जिससे कुछ आपका मूड फ्रेश हो, दूसरा
मैंने आपको आपके कर्तव्य याद दिलाने के लिए यह वीडियो शूट किया है। एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया, प्रत्येक नागरिक जो हिंदुस्तान का है, उसके ऊपर यह ड्यूटी आ जाती है, यह उसका कर्तव्य है। दोस्तों, जब ये एनफोर्सेबल नहीं है तो इसको आप अपना मोरल कर्तव्य समझिए। यह आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप इन चीजों को फॉलो करें। अंग्रेजों के जमाने में एक कानून बना था, सेडिशन, देशद्रोह, सेक्शन 124 ऑफ इंडियन आईपीसी। वो सेडिशन क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ जिसने आवाज निकाली, अंग्रेज उसे जेल में कर देते थे, कहते थे ये देशद्रोह है। हालांकि दोस्तों, वो देशद्रोह नहीं था, वो राजद्रोह था, सरकार के प्रति लोगों का विद्रोह था, लेकिन उन्होंने इसे देशद्रोह बना दिया और तब से चला आ रहा है। आज हुकूमत के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है तो उसे सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है, जबकि सेडिशन का चार्ज कब लगना है? जब वो देश के प्रति कोई गलत भाषा बोले, जब देश के प्रति कोई गलत एक्टिविटी करे, तब उस पर यह चार्ज लगता है। लेकिन जाने अनजाने में जाने कितने लोग जेलों में भरे पड़े हैं जो देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे हैं। मेरे दोस्तों, उस देशद्रोह से बचने के लिए क्या करना होगा, उस बात को लेकर मैं आपके सामने कुछ लॉजिकल, कुछ लीगल, कुछ मोरल एस्पेक्ट्स सामने रखूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट यही है कि ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको फॉलो करो। ये समाज के एक बड़े तबके से निकल चुकी हैं, उनका इन पर कोई गौर व फिक्र नहीं। समाज के आम इंसानों को तो छोड़ो, सरकारों का गौर नहीं। टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। वातावरण को सुरक्षित रखना, साफ रखना, नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाए रखना, यह फंडामेंटल ड्यूटी है। और आज आप देखते हो कहीं कोई हाईवे बनता है, अरबों करोड़ों दरख्त काट दिए जाते हैं, जंगल के जंगल समाप्त करके फैक्ट्रियां बना दी जाती हैं, और फिर उसके बाद वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाए जाते हैं। है तो हास्यास्पद। बसे हुए जंगल को काटकर और वृक्षारोपण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, और जिसमें से मात्र 2 से 4% वो वृक्ष कामयाब हो पाते हैं, जो पौधे लगाए जाते हैं वो आगे तक मुकम्मल बड़े हो पाते हैं। लेकिन है, चल रहा है, ये देश है, बड़ा देश है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो न कानून में हैं न लोगों के हित में हैं, लेकिन होती चली जा रही है। इसी बात को मुद्दा बनाकर कि सेडिशन से कैसे बचा जाए, देशद्रोह से कैसे बचा जाए, इस सोशल मीडिया के एज में लोगों को पता नहीं। पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग, ज्यादातर ना समझ लोग फेसबुक वगैरह पे कुछ भी डाल देते हैं, यूट्यूब पे कुछ भी डाल देते हैं, उनको उसके अंजाम नहीं पता होते। आए दिन अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि फेसबुक पे ये पोस्ट डाली गई, इसकी वजह से उस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया। उसे मालूम नहीं क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, सरकार के बारे में कैसे बोलना है, कब बोलना है। आप क्वेश्चन कर सकते हो, यू हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने का अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन दोस्तों, बोलने का अधिकार दिया है, गाली बकने का नहीं दिया ना। सच बोलने का अधिकार दिया है, अपनी डिमांड रखने का अधिकार दिया है, अपनी आवाज को बुलंद करने का अधिकार दिया है, लेकिन किसी पे एलिगेशन लगाने का, किसी को बदनाम करने का यह अधिकार थोड़ी है। उन्हें नहीं पता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, बोलने का अधिकार क्या है। तो दोस्तों, बोलने का अधिकार वो है, आप अपनी जायज मांगों को सरकार के सामने जायज तरीके से रख सकते हैं। आप अपने प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंसी हथियार रख सकते हैं। अब 2 नंबर के हथियार साथ में रखकर, और जब पकड़े जाते हैं कि सेल्फ डिफेंस और सुरक्षा के लिए रखा, दोस्तों वो फ्रीडम कहां रहा, वो इलीगल हो गया। ये आपको सोचना है, बोलने से पहले सोचना होगा कि हमारे द्वारा बोला गया कौन सा भाषण, कौन सी स्पीच, कौन सा शब्द ऐसा तो नहीं हमारे हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैला जाए,
ऐसा तो नहीं किसी कम्युनिटी के अंदर लड़ाई करा जाए। हालांकि दोस्तों मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, आप समझदार हैं इस देश के नेताओं से ज्यादा। आजकल देखते होंगे संसद से लेकर विधानसभाओं तक बड़े बड़े नेता गोबर मुंह से निकाल रहे हैं। इनकी भाषाएं इतनी असभ्य हो चुकी हैं कि आम पब्लिक, गांव का एक लेमैन, एक ब्लेजर आदमी इस बात को सुनकर हंसता है। लो ऐसे लोग भी संसद में जाकर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्यों? संसद में बोला गया कोई शब्द, सांसदों के द्वारा बोला गया कोई शब्द, वो अगर बुरा लगा तो उसको उस रिकॉर्डिंग से हटा देते हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर कोई बड़ा कानून नहीं है, इसलिए वो वहां पर फूहड़ता फैलाए हुए हैं। संसद में और विधानसभाओं में जूते मार तक हुई है और ऐसे ऐसे अल्फाज बोले गए हैं कि अगर बाहर कोई बोल दे तो एक कम्युनिटी विशेष में, एक समाज विशेष में दंगा होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। लेकिन क्यों? वो प्रोटेक्ट है पार्लियामेंट। हम लोग टीवी पे देख लेते हैं कभी कभी कि नेता ऐसे बोल सकता है, हम क्यों नहीं बोल सकते? आम आदमी, नेता को कुछ नहीं होता दोस्तों, लेकिन आम आदमी जेल में चला जाता है। इसलिए अपने कर्तव्यों को, जो आपका कर्तव्य है वो मैं आपको यहां बताऊंगा कि कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो यहां लिस्टेड हैं। हालांकि ढेर सारे कर्तव्य हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 11 ड्यूटीज, 11 कर्तव्य लिस्टेड हैं, लिखे हुए हैं। वो भी अनएनफोर्सिएबल हैं, एनफोर्सिएबल नहीं है। बोले तो वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं मानोगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अच्छा नागरिक बनने के लिए, अच्छा सिटीजन बनने के लिए आपको ये करना होगा। देशभक्ति अपने अंदर जगाने के लिए, देशभक्त होने के लिए आपको ये करना होगा। देशभक्ति के नाम पर फकत इतना कह देना, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इट इज नॉट क्वाइट सफिशिएंट टू बिकम अ पैट्रियट। देशभक्त बनने के लिए अल्फाज काफी नहीं है, यू हैव टू एक्शन। आपको एक्शन लेना होगा, एक्शन करना होगा, देश के लिए कुछ कर गुजरना होगा। वो क्या करना गुजरना होगा? टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स दें, ये उनकी ड्यूटी हो गई। एक ड्यूटी करने वाला ड्यूटी करे, ये देशभक्ति हो गई। एक अमीर गरीब पे तरस खाए, मानवता भी हो गई, देशभक्ति भी हो गई। क्योंकि लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समानता का अधिकार है दोस्तों, वो है ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। लॉ के सामने सभी समान। तो देशभक्ति उसी को कहेंगे दोस्तों, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका नैतिक कर्तव्य है, वो आप पूरा करें। देशभक्त होने के लिए कुछ कहना, कुछ बोलना जरूरी नहीं, सिवाय एक चीज के। देशभक्ति में एक चीज जरूर मोहताज है कि बोलना पड़ेगा। बोलना ना पड़ेगा तो खड़ा होना पड़ेगा। वो नेशनल एंथम है दोस्तों, जनगण मन अधिनायक जय है। जब ये गाया जाए तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए। इसमें तो है कि देशभक्ति आपकी, आपके शब्दों से और आपकी बॉडी से दिखेगी। इसके अलावा देशभक्ति को नापने का कोई पैमाना नहीं। वो सीनों में दबी हुई चीज है, वो अंदर बसी हुई चीज है जो देशभक्ति है। इसलिए दोस्तों, देशभक्त बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जो आपका कर्तव्य है, जिस तरीके से आप अपने घर की सफाई करते हैं, आप अपने घर के सामने सड़क की भी सफाई कर दें, देशभक्ति हो जाती है। किसी को अच्छी सलाह दे दें, किसी क्रिमिनल को क्राइम करने से रोक लें, उसे एडवाइज कर दें, किसी अपराधी प्रवृत्ति के इंसान को सत्संग में ले जाएं, उसे सुधार दें, ये देशभक्ति है दोस्तों। लाइन में लगे हैं, सपोज किसी भी लाइन में लगे हुए हैं, बुजुर्गों को आगे कर दें, ये आपकी देशभक्ति है। माता पिता के प्रति सम्मान बढ़ाएं, ये आपकी देशभक्ति है। देश की धरोहरों की हिफाजत करें, ये आपकी देशभक्ति है।
उसी को लेकर मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बता रहा हूं। लेकिन ड्यूटीज से पहले हमें कर्तव्य याद होते हैं, ड्यूटी भूल जाते हैं, इसलिए इतनी बातों को आपके सामने रखना पड़ा। पहली फंडामेंटल जो ड्यूटी है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब है बेसिक ड्यूटी विच आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया। भारतीय संविधान में जो लिखी हुई है उनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। एट एनी हाउ, किसी भी कीमत पर इन्हें छोड़ नहीं सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, किसी भी हाल में सरकार वो हमारे को प्रोटेक्ट करेगी, ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज है। उनमें पहली ड्यूटी, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। भारतीय तिरंगे झंडे को और भारतीय गीत को, राष्ट्रगान को, इसका रेस्पेक्ट करना है। रेस्पेक्ट कैसे करना है? जब भी राष्ट्रगान कहीं गाया जाए, पढ़ा जाए, तो आप अलर्ट की पोजीशन में खड़े हो जाएं, सावधानी की पोजीशन में खड़े हो जाएं। और जब तिरंगा फहरता हुआ कहीं दिखाई दे, किसी ओकेजन पर फहराया जाए, तो उसको सल्यूट करें दोस्तों। यह पहली फंडामेंटल ड्यूटी है जो आपको फॉलो करनी है। कभी कभी हमने देखा है, कई ईयर पीछे अगर जाकर देखें तो एक कानून पास हुआ, शायद वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि टीवी सिनेमा हॉल्स के अंदर, थिएटर्स के अंदर जब कोई भी फिल्म चलाई जाएगी उससे पहले राष्ट्रगान चलाया जाएगा। और ये मैंडेटरी कर दिया था कि जितने लोग उस थिएटर में होंगे उन सबको खड़ा होना होगा। कई जगह से तो ऐसी खबरें आई कि एक शख्स खड़ा नहीं हुआ, पता चला उसे पीट डाला, और बाद में पता चला कि वो विकलांग था। लेकिन ये एक्सक्यूजेज हैं, एक्सेप्शंस हैं। आपको चाहिए जब भी आप नेशनल एंथम सुने उसका रेस्पेक्ट करें, अपने झंडे का रेस्पेक्ट करें, अपने तिरंगे झंडे का रेस्पेक्ट करें। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का पहला पार्ट है, पहली फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमको फॉलो करनी है। सेकंड, फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल्स। स्वतंत्रता सेनानियों जो आजादी के लिए अपनी जान गंवा चुके, वो हमारे आइडियल्स हैं, हमें उनको भी रेस्पेक्ट देना है, हमें उनको फॉलो करना है। आइडियल्स जिन्होंने जान की परवाह न की। ऐसा कैसे हुआ? आज वो जज्बा कहां चला गया? एक दौर था जब देश आजाद हुआ दोस्तों, राजनीति देश की जरूरत थी। जब देश आजाद हुआ राजनीति देश की जरूरत थी। उसके कुछ सालों बाद मैंने जैसा पढ़ा है, आजादी के बाद अपने भारत को किस तरीके से बढ़ता हुआ, तो लगभग 20 साल राजनीति देश की जरूरत रही। उसके बाद राजनीति प्रोफेशन हो गई, प्रोफेशनल लोग आ गए राजनीति में, इसको प्रोफेशन बना लिया। और दोस्तों आज मैं जो देख रहा हूं, आज राजनीति बिजनेस हो गई है। और बिजनेस का मतलब ये होता है घाटा स्वीकार नहीं, किसी भी हाल में नहीं। लोगों की जान पे खेल जाओ, लोगों की कल्चर पे खेल जाओ, समाज के किसी तबके को दबाना पड़े तो दबा दो, कुचलना पड़े तो कुचल दो, मारना पड़े तो मार दो, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचानी हो तो पहुंचा दो। लेकिन बिजनेस में घाटा नहीं होना चाहिए। अपनी राजनीति खराब नहीं होनी चाहिए। अपना राजनीतिक चमकाने के लिए हम किसी भी हद से गुजर जाते हैं। आज बिजनेस का एज है, राजनीति बिजनेस बन चुकी है। ऐसे में मैं देशभक्ति की बात कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को अजीबोगरीब और मजाक लगे। दोस्तों अगर आप देशभक्त हैं, किसी को इससे फर्क पड़े न पड़े, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। अल्टीमेट एम ऑफ योर लाइफ, आखिरकार आपकी लाइफ का मकसद क्या है? आप कुछ भी बता सकते हो। कुछ कहेंगे घर बनाना, कुछ कहेंगे फ्लैट बनाना, कुछ कहेंगे गाड़ी लेना, कुछ कहेंगे बच्चों की शादी करना।
ये भी हैं, बट अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट एम ऑफ योर लाइफ शुड बी टू अचीव द पेशेंस, शुड बी अचीव द पीस ऑफ द हार्ट। हर किसी का होता है, इत्मीनान मिले, संतुष्टि मिले, तृप्ति मिले, ये अल्टीमेट एम होना चाहिए। और ये है, मानो न मानो, आखिरी टाइम जब निकलता है तो आदमी ये कहता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर कम निकले। जिसने 100 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी, और जब वो डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, जब उससे पूछा जाए कि आपका क्या योगदान रहा, आपने क्या करा, बोले कुछ नहीं, बतेरे काम ऐसे हैं जो रह गए, ये रह गया, वो रह गया। हजारों ख्वाहिशें पूरी हो गई, लेकिन फिर भी कह रहा है कि बहुत कम हुआ है, बहुत कुछ रह गया है। लेकिन जब आपके अंदर जज्बाए देशभक्ति होगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि वफादार इंसान सुकून पाता है। और जब देशभक्त इंसान जो है वो वफादार है दोस्तों, किसका वफादार है? देश का वफादार है, देश के लोगों का वफादार है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसको सुकून मिलना ही मिलना है, उसको सुकून मिलेगा। अगली हमें यह बताया, फॉलो करना चाहिए फ्रीडम स्ट्रगलर को जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़े। प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। भारत की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को, इसका शुद्ध शब्द है भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना है। दोस्तों ये वर्ड बहुत क्रिटिकल है, लेकिन संप्रभुता का मतलब यह होता है, सोवरेनिटी का मतलब यह होता है कि हमारा देश अपने आप में अपने लिए अच्छे बुरे डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। हमारे ऊपर कोई कॉलोनियल शासन नहीं, कोई किसी दूसरे राज्य का शासन नहीं, कोई ऐसी हम हरकत नहीं करेंगे जो हमारी सोवरेनिटी को, हमारे इंटरनल मैटर्स में कोई हस्तक्षेप करे। सोवरेनिटी बचाने का मतलब यह है, सोवरेनिटी के लिए, यूनिटी के लिए हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। फिर उसके बाद डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशन सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। अपने देश को डिफेंड करना है। डिफेंड करने से मेरा सेंस ये है कि जब किसी को हम में से मौका मिले कि हम किसी अदर कंट्री के पर्सन से मुलाकात हो, और जब वहां पे कोई बात हो तो उस वक्त मेरे देश को डिफेंड करना है। जब आपसे कोई सवाल पूछे जाए, हु इज ग्रेट, इंडिया के कंपैरिजन में किसी और देश का नाम लिया जाए, कभी आपकी जबान से ना निकले कि कोई और देश ग्रेट है, मेरा भारत महान है। सोवरेनिटी के लिए किसी एक्सटर्नल व्यक्ति को इंटरनल मैटर्स में घुसने की परमिशन न दी जाए। देश की यूनिटी में, एकता में खलल न पड़े, यह हमारी तुम्हारी ड्यूटी है। एकता में खलल न पड़े, हमारी एकता को कोई तोड़ न पाए। प्रोटेक्शन ऑफ कंपोजिट कल्चर, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। कंपोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। कंपोजिट कल्चर क्या है दोस्तों? कंपोजिट कल्चर ये है कि एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक चर्च है, और एक बंदा मंदिर में जा रहा है, एक चर्च में जा रहा है, एक मस्जिद में जा रहा है, और बाहर टी स्टॉल पर बैठकर चाय पी रहे हैं एक साथ। दैट इज द कंपोजिट कल्चर। हमें इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है दोस्तों? हमें प्रोटेक्ट ऐसे करना है, हमें एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के विश्वासों का रेस्पेक्ट करना। कोई बड़ी जॉब नहीं। आप अपने में मस्त हो, दूसरा अपने में मस्त है, जब दोनों मिलो तो एक दूसरे में मस्त हो जाओ। नफरत ना आनी चाहिए, बीच में नफरत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है। क्या तुम्हें सरकार याद दिलाएगी? मान लो जो सरकार तुमने चुनकर भेज दी, सरकार आपकी सेवक है, हालांकि कॉन्सेप्ट कुछ और है। जो सरकार चुनकर आपने भेजी है वो भले ही फुहरता फैलाए, दंगे फसाद कराने की पूरी साजिशें रचे, मेरे दोस्तों आपको अपने दिलों में वो मोहब्बत पैदा करनी होगी। आपको अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी कंपोजिट कल्चर को बचा के रखना होगा। क्या इसके लिए सरकार तुम्हारे पास आएगी? नहीं दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। जब आपने वोट देकर एक सरकार चुन सकते हो, तो क्या आप अपनी कंपोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो?
विवेक से अपना इस्तेमाल करके करो, किसी के भाषणों में ना आओ। ये राजनीतिक ठेकेदार, ये बड़े बड़े नेता लोग, देखते हो क्या इनका कोई मोरल है? आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। आज इस पार्टी को पानी पी पी के कोस रहा है, कल वो दूसरी पार्टी में होता है। कभी गौर किया, जो बंदा आज बीजेपी में है वो आरएसएस को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो बंदा वो कांग्रेस में आ गया वो आरएसएस को गाली दे रहा है। जो बंदा योगी जी के साथ है वो अखिलेश को गाली दे रहा है, आजम खान को गाली दे रहा है, और जो बंदा अखिलेश के साथ हो गया वो आजम खान की तारीफ कर रहा है। कोई इनका धर्म है? फिर हम और तुम आपसी भाईचारे को क्यों खराब कर रहे हैं? मेरे दोस्तों, ये सोचना होगा, भड़कावे में ना आओ। आप देखते हो किसी शहर में कोई नेता आया और एक भाषण देकर चला गया, लोग उसी की तरफ घूम गए। ऐसी चीजों को देखकर, पढ़े लिखे लोगों के भाषणों को और बातों को देखकर, मैं दोस्तों कॉमन मैन, कॉमन सिटीजन की बात कर रहा हूं, मैं इन नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसी ऐसी बातें जब ये कॉमन मैन, पढ़ा लिखा सिटीजन जब नफरत फैलाने की बात करने लग जाए, उस देश की विचारधारा को आप क्या कहेंगे? एक नेता आकर कोई भाषण दे जाए और उस पर दो लोग मरने मिटने को तैयार हो जाए, आखिरकार ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आपका विवेक सो चुका है। आप क्या समझते हो? ये नफरत फैलाकर देश को मजबूत कर रहे हो। मेरी निजी राय है, कोई इससे सहमत हो या ना हो, देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक देश का एक एक इंसान तरक्की नहीं करेगा। जब आप देश के किसी हिस्से को कचड़े में डाल दो और किसी हिस्से को फूलों में डाल दो, दोस्तों वो देश मुकम्मल तरीके से कामयाब थोड़ी होगा। जिस तरीके से एक शरीर है, अगर इस शरीर में एक हाथ खराब है, एक उंगली खराब है, एक नेल निकल गया, नाखून निकल गया, आप कह नहीं सकते हो कि आप स्वस्थ हो। तो ये कैसे हो सकता है कि आपस में नफरत फैलाकर, एक दूसरे का गला काटकर, एक दूसरे की जेब काटकर हम कैसा देश बनाएंगे? कहां से राम राज्य लाएंगे? राम राज्य दोस्तों वो है जिसमें बकरी और शेर एक घाट पर पानी पिए। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मेरे देश में राम राज्य आए, उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़े हम करने को तैयार हैं। अपने स्तर से जो कुछ बन पड़ रहा है वो कर भी रहे हैं। राम राज्य का मतलब ही सुशासन है, और सुशासन वो जहां जस्टिस मिले, जहां इक्वालिटी मिले, जहां अपॉर्चुनिटी मिले, जहां ब्रदरहुड हो, भाईचारा बढ़े, एक दूसरे से मिलकर लोग देश की तरक्की करें। इसलिए कंपोजिट कल्चर को बचाना है। जब देश के लिए बुलाया जाए तब खड़े हो जाओ। ऐसा कम मौका आता है कि देश के लिए बुलाया जाए और तुम खड़े हो जाओ। ये फंडामेंटल ड्यूटी है। लॉकडाउन के दौरान दोस्तों ये आप लोगों ने साबित कर दिया। ऊपर से हुक्म हुआ कि सब घरों में कैद हो जाओ। मेरे देश के A to Z इंसानों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया। यह देशभक्ति है दोस्तों। जब देश की सर्विस के लिए कॉल की जाए, आपको ऐलान किया जाए और आप उस पर अमल पैरा हो जाएं, आप उसे फॉलो कर लें, देशभक्ति है दोस्तों आपकी। लॉकडाउन में कहा पुलिस वालों से 24 घंटे ड्यूटी है, सबकी हिफाजत में लग जाओ, लोगों ने माना। डॉक्टरों से कहा सबसे पहले टीका तुमको लगाना है, डॉक्टरों ने कहा हाँ लगाना है। यह देशभक्ति है। जब देश से आवाज आए, जब देश के लिए कुछ करने के लिए आवाज आए, हम सबको खड़ा हो जाना चाहिए। ये एक देशभक्ति है दोस्तों। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा ये मूल कर्तव्य है और हमें इसे करना चाहिए। प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसा कि मैं बता चुका, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, बचा कर रखना, वो हमारी ड्यूटी है। हमें अपने जंगलों को,
हमें अपने खेतों को बनाए रखना है, बचाए रखना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करनी है, प्लांटेशन करना है, पौधे लगाने हैं। कोशिश ये करनी है कि हमारी तरफ से पॉल्यूशन कम पैदा हो, गंदगी हमारी तरफ से कम जाए। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी, इस पर मैंने बहुत बल दिया था, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। एंड ह्यूमैनिटी, मानवता को बढ़ावा देना है। विश्व गुरु बनना और विश्व गुरु बनने का ऐलान होना बिल्कुल एक तरीके से, इस तरीके से अलग हैं, एक विद्यार्थी बनना और एक विद्यार्थी होना। इट इज इजी टू बिकम अ स्टूडेंट, विद्यार्थी बनना बहुत आसान है। ड्रेस पहन लिया, स्कूल चले गए, विद्यार्थी हो गए। विद्यार्थी बनना और विद्यार्थी होना, स्टूडेंट बनना और स्टूडेंट होना, दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। विश्व गुरु बनना और विश्व गुरु होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमें विश्व गुरु होना है, बनना नहीं है। बनने से बनावट आती है और बनावट में अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। तो दोस्तों हमें देशभक्त होना है, बनने की जरूरत नहीं। जहां जहां मौका है बनने का, मैंने बताया नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, तब आप उस वक्त आपको देशभक्त बनना भी चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। आजकल ये चीज तो बहुत देखने में आ रही है कि इस कर्तव्य को तो अक्सर लोग भूल चुके हैं। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, दोस्तों सड़क पे जो रोडवे चल रही है, ट्रैक पे जो ट्रेन चल रही है, वो किसी के अब्बा की तो है नहीं, हम सब की है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। और ये हमारा कर्तव्य है कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें। जरा सा मुद्दा आ गया, सबसे पहले बसों में आग लगा दी। जरा सा मुद्दा आ गया, ट्रेन का चक्का जाम कर दिया, पटरियां उखाड़ कर फेंक दी। ये देशभक्ति नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि सरकार आसानी से सुनती कहां है। मेरे दोस्तों, तो फिर ऐसी सरकार लाओ जो आसानी से आपकी बात को सुने। उस पे तुम्हारा कोई नहीं। जब खड़ा हो गया, कोई खान साहब खड़े हो गए तो कि खान साहब को वोट दो, कोई सिंह साहब खड़े हो गए तो कि सिंह सब मिलकर सिंह साहब को वोट दो। जब तक तुम इस राजनीति को नहीं छोड़ोगे, ये ट्रेन की पटरियां ही उखाड़ते रह जाओगे, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते रहोगे और इसके जुर्म में जेल जाते रहोगे। आपको ये चाहिए कि अपना नेता चुनने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। नेता वो लाओ जो आपकी डेली नीड्स, जो आपके आज के हालातों पे गौर करके आपके आज के हालातों में चेंज लाए। सिर्फ आपको एक किसी विचारधारा में बांध दे, नफरत फैला दे, काम न करे, ऐसे नेता को चुनने से बाज आ जाओ। ऐसे नेता को वोट देने से, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे एक वोट देने से क्या हो जाता है। कुछ नहीं हो जाता, लेकिन आप उस कैटेगरी में आ जाते हो कि आपने विवेक का इस्तेमाल किया। अदरवाइज विवेकहीन तो हो ही हो। वो चाचा खड़े हैं तो चाचे को वोट देना है। मालूम है कि चाचा दिन और रात शराब पी के ऐसी करता है, लेकिन मेरा चाचा है, मुझे वोट देना है। तो जब वो चाचा बनकर आएगा नेता, तो मालूम है शराबी है तो शराब को बढ़ावा देगा, बदतमीज है तो बदतमीजी को बढ़ावा देगा। उसे लगेगा ही नहीं कि कुछ बुरा हो रहा है। इसलिए आपको ये चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बढ़ाएं, ह्यूमैनिटी भी बढ़ाएं, मानवता को बढ़ावा दें, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करें, उन्हें तोड़फोड़ न करें। एंड अवॉइड वायलेंस, वायलेंस माने हिंसा, और हिंसा से बाज आ जाएं। हिंसा को अवॉइड करें, हिंसा को छोड़ें, ये आपके कर्तव्य है। आपने देखा होगा, इसी बात पे मैं थोड़ा सा अपनी एक राय रख दूं दोस्तों, हिंसा के नाम पे। आपने देखा होगा किसी भी जगह, गांव, शहर, देहात में, तो लोगों में झगड़ा हो जाए, कोई बात कहा सुनी हो गई, और वो कहा सुनी को खत्म करने के लिए मीडिएटर्स आते हैं, बिचौली आते हैं, पंचायत करने वाले आते हैं और कहते हैं छोड़ो यार, माफी मांग लो। वो कहता है मैं इससे माफी मांगूंगा, इसे तो मैं कोर्ट में देख लूंगा।
दोस्तों ऐसे मैंने कितने लोग देखे हैं जो जाकर पीछे वकील के बाबूजी बाबूजी कहकर हाथ जोड़ते फिर रहे। काश वो एक बार हाथ उधर जोड़ लिए होते तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। तो मेरे दोस्तों, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द बेस्ट लॉयर इन दिस वर्ल्ड इज योर कंप्रोमाइज। दुनिया का सबसे बड़ा वकील अगर कोई है तो वो समझौता है। इसलिए इस बात पर भी गौर करना, अपनी पर्सनल लाइफ में आने वाले डिस्प्यूट्स को, आने वाले वायलेंसेस को, आने वाले दंगे फसादों को, लड़ाइयों को डील करने के लिए कंप्रोमाइज इज द बेस्ट सॉल्यूशन। इसलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाओ, पब्लिक संपत्ति को सुरक्षा दो, दंगे फसाद को अवॉइड करो, हिंसा को अवॉइड करो, वो किसी के प्रति हो उस हिंसा को कम से कम करो, ना करो बिल्कुल भी, क्योंकि गांधी जी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आपको वो भी फॉलो करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, देश के अंदर एक ऐसी स्पिरिट पैदा करनी है जिसके अंदर कॉमन भाईचारा हो, जिसके अंदर भाईचारा हो। वो हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन हो क्या रहा है हमने सरकारों के ऊपर डाल दी है। दोस्तों सरकार कभी भी किसी देश को दिशा नहीं दे सकती। आज के दौर में वो दिशाहीन कर देती हैं, पटरी से उतार देती। समाज में रिफॉर्म लाने के लिए समाज के लोगों को ही जागना होगा, समाज में परिवर्तन लाने के लिए समाज के लोगों को ही जागना होगा। लोग धर्म के नाम पर कितना भिड़े हुए हैं, लड़े हुए हैं, मरे हुए हैं। इसी बीच में एक लाइन कहकर फिर मैं आगे अपनी बात को बढ़ाता हूं। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। अब इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। जो ये कह रहा है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, वो ये भूल गया कि जमीन व आसमान और जो इनके बीच में है सब उसी का तो है। फिर किसी पर तेरा दावा कैसे हो गया, ये मेरे अल्लाह का है, ये मेरे अल्लाह का है। दोस्तों खैर गौर करने वाली बात है, ये अलग मुद्दा चला जाएगा, लेकिन क्योंकि मेरी जहन में आ गया तो वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन एनी स्फीयर ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में हमें एक्सीलेंस को बढ़ावा देना है, बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना है। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में एक्सीलेंस को बढ़ावा देना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। लास्ट ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स, ये बेहतरीन ड्यूटी है और इसको फंडामेंटल ड्यूटी में जब से डाला गया मैं इसके खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी तो है लेकिन एनफोर्सिएबल नहीं है। है क्या कि 6 से लेकर 14 साल तक का बच्चा कोई कारखाना फैक्ट्री में काम करने नहीं जाएगा, वो स्कूल जाएगा। ये माँ बाप की फंडामेंटल ड्यूटी है। अब फंडामेंटल ड्यूटी है, एनफोर्सिएबल है नहीं, तो मैं देखता हूं कारखानों में 8-8 साल, 6-6 साल, 10-10 साल के बच्चे काम कर रहे हैं। अगर ये एनफोर्सिएबल होती तो लोग जेलों में होते और किसी का बच्चा सिवाय स्कूल के कहीं नहीं होता। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजना है। अब आप ये भी दलील नहीं दे सकते, एक्सक्यूज नहीं दे सकते, पैसे नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों से 1 रुपया कहीं नहीं लिया जा रहा, उल्टा पैसा दिया जा रहा, ड्रेस दिया जा रहा, पूरा कोर्स दिया जा रहा। फिर कौन सी मजबूरी आ गई कि अब भी आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो? ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना है। दोस्तों ये रहे फंडामेंटल ड्यूटीज जो संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में दे रखी हैं। आप तहकीक कर सकते हैं, इनके ये ड्यूटीज हैं, आपको इनको फॉलो करना है। दोस्तों ऊपर एक शेर और लिखा था मैंने जो मैं बोल नहीं पाया, आखिर में चलते चलते उस शेर को और मैं आपको बता देता हूं। ना नींद मुकम्मल हुई ना ख्वाब पूरे हुए, ना नींद मुकम्मल हुई ना ख्वाब पूरे हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता, और इसी कसम में दोस्तों ये जिंदगी चली जा रही है। इसलिए स्टे कूल, स्टे बी पेशेंट, आपको रहना है। फंडामेंटल ड्यूटीज आज आपके सामने रखी हैं। किसी दिन मैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर आऊंगा। मैंने ये सोचा कि कुछ लीगल नॉलेज आप तक मैं पहुंचाऊं,
जिस बात को लेकर आम आदमी, लेमैन सब समझ लें कि वो लीगल बात कैसी है, किस किस जगह पर हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए ये वीडियो स्पेशली आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आज बनाया गया है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।